नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारा बाल विकास के लिए अगला टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने अधिगम के बारे में एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ा था। आज हम अगले मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे आपके अधिगम के लिए, थॉर्नडाइक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, क्योंकि अगर अधिगम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिगम से अगर पूछे जाते हैं तो 90% आपके थॉर्नडाइक से ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करके शेयर जरूर कर दें इस सेशन को। ये आपके लिए वर्ग 3 और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1-2 दिन में ही, कल से ही शायद, कल कितनी 10 तारीख है, कल से चालू हो जाएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोगों को शेयर जरूर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और जिसने अभी तक हमारी और जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं वो ना देखी हों तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारे प्रैक्टिस सेट, वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट, और उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो इसमें आगे देखते हैं हम थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो है, तो थॉर्नडाइक 2 पार्ट्स में बनेंगे आपके। आज हम एक सेक्शन इसका ख़त्म कर देंगे, तो आप ध्यान से पढ़ें और समझने पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सीडीपी आपकी समझने का विषय होता है। वरना ऐसे अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत सारे जो है वो नोट्स ही नोट्स हो जाएंगे। आप समझने पर फोकस करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप क्वेश्चन भी सही कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है आपका थॉर्नडाइक का, पहले ही ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लें कि शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो आपकी बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, आपके पावलाव ने कुत्ता पर किया था, कोहलबर्ग ने किसने किया था, कोहलर ने किस पर किया था, स्किनर ने किस पर किया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके प्रमुख सिद्धांत, तो पहला है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। तो हम अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अधिगम का सिद्धांत हम इसमें देखेंगे। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत भी दिया है, क्या कहा है इसमें आगे देखते हैं। नंबर 1, अधिगम के प्रमुख या प्राथमिक नियम। तो इनके जो अधिगम के नियम है वो 2 नियम है, एक तो है प्राथमिक नियम, एक है इनके गौण नियम। तो प्राथमिक नियम कितने हैं आपके अधिगम के प्राथमिक या प्रमुख नियम, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख प्राथमिक नियम दिए हैं। तो इन्होंने प्राथमिक या फिर प्रमुख नियम आपके 3 हैं। नंबर 1 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ से कुछ आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बना देते हैं कि इनमें से कौन सा अधिगम थॉर्नडाइक के अधिगम का प्रमुख नियम नहीं है। ऑप्शन दे देंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक और कुछ ऑप्शन उसमें डाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 नियम है प्राथमिक, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। और 5 आपके कौन से गौण नियम होते हैं। तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा गौण नियम नहीं है, ऐसे करके। आगे देखते हैं। नोट में थॉर्नडाइक ने अपने अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा है, जिसे हम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। तो किसको, अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांट दिया गया है, उपयोग का और अनुपयोग का नियम। तथा इसमें उपयोग के नियम को स्मृति तथा अनुपयोग के नियम को विस्मृति का नियम माना गया। तो उपयोग जो आपका अभ्यास का नियम है, आपने पता ही है कि अभ्यास करते करते अभ्यास करना या उपयोग में लाना, और अभ्यास ना करना या अनुपयोग में लाना, या अनुपयोगित रहना, मतलब का उसका यूज ना होना। तो अगर आप उपयोग में रहते हैं तो उसको स्मृति का, आप जिस चीज़ का बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद बना रहेगा, और आप जब उसका रिपीटेशन बंद कर देंगे तो उसमें आपको विस्मृति हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से इसको अनुपयोग को विस्मृति का नियम कहा गया। बाद में थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम को, तो पहले तो इनने अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा था, स्मृति का और विस्मृति का, उपयोग और अनुपयोग का। फिर बाद में इन्होंने प्रभाव के नियम को 2 भागों में आपका बांट दिया था। किसका प्रभाव का, पहला नियम था आपका संतुष्टि का नियम और
असंतुष्टि का। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभाव को नियम को भी दो भागों में बांटा गया, संतुष्टि का नियम और असंतुष्टि का नियम। और आपका अभ्यास का था उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। और कुल मिला के आपके प्राथमिक नियम 3 थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने 3 प्रमुख नियमों में प्रभाव के नियम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो किसको महत्वपूर्ण माना है? प्रभाव के नियम को। क्वेश्चन ऐसे ही यहीं से लाइनों से भी से बना लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रमुख नियमों में से किस नियम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो किसको? प्रभाव के नियम को। आगे है आपका, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से ही स्किनर के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो स्किनर के सिद्धांत कहाँ से निकला है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से। आगे है आपका, थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम है, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो 5 गौण नियम भी बताए हैं आपको, मैंने पहले ही बताया कि 3 आपके प्रमुख नियम और 5 गौण नियम। प्रमुख नियम तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम, और गौण नियम आपके ये रहे। इसमें क्या बताया गया है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम दिए। नंबर 1, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया, बहु मतलब ज़्यादा होता है, अनुक्रिया मतलब अनुक्रिया ही होती है। सही अनुक्रिया होने से पहले ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं, तथा थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम भी इसी नियम से निकला है। तो बहु अनुक्रिया का नियम भी त्रुटि एवं प्रयास का नियम यहीं से निकला है, क्योंकि बहु अनुक्रिया मतलब कुछ करना, और बहु मतलब बार बार। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं तो उसको जो आपकी गलत अनुक्रियाएं भी होती हैं वो भी धीरे धीरे करके सुधारोगे वो सही हो जाती हैं। तो एक प्रकार से वो त्रुटि एवं प्रयास का ही सिद्धांत हो गया। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत ही आपके गौण नियम में से निकला है, बहु अनुक्रिया के नियम में से। ठीक है, फिर आपका अगला है मानसिक दशा का नियम, मेंटल डिस्पोजिशन। इसमें क्या क्या कहा गया है? अधिगम तभी प्रभावशाली होगा जब अधिगमी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। मानसिक दशा का नियम, इसमें कहा जाता है कि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते, कुछ भी अच्छी तरीके से सीख नहीं सकते। तभी आपने देखा होगा कि जब हमें खांसी, जुकाम, सर्दी या फीवर कुछ भी होता है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम पढ़ें भी तो वो याद नहीं होता है, क्योंकि हम मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है आपका मानसिक दशा का नियम। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं कि अधिगम तभी प्रभावशाली होगा जब अधिगमी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तीसरा नियम देखता है आंशिक क्रिया तत्वों की पूर्ण सार्थकता का नियम, द लॉ ऑफ प्रोपोटेंसी। इसमें क्या कहा गया है? आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्व सार्थकता के नियम में दिए गए कई उद्दीपकों में से प्राणी अनुक्रिया हेतु उसी उद्दीपक का चयन करेगा जो उसकी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगा। तो बिल्कुल सही बात कही गई है कि दिए गए उद्दीपकों में से प्राणी उसी अनुक्रिया हेतु उसी उद्दीपक का चयन करेगा जो उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। तो किसी काम को करने के लिए अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ऑब्वियसली उसी चीज़ का चयन करूँगा। अगर मुझे लिखने की कुछ अनुक्रिया करनी है तो मुझे पेन की आवश्यकता है, तो मैं पेन को ही सिलेक्ट करूँगा, ना कि मोबाइल या किसी और चीज़ को। तो इनका ये आंशिक क्रिया का यही कहना है कि किसी प्राणी अगर कोई अनुक्रिया करना चाहता है तो उसके लिए वह उसी उद्दीपक को चयन करिएगा जिसकी आवश्यकता उसको पूरा करने में समर्थ होगा। मतलब उद्दीपक का चयन करेगा जो उसकी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगा। तो बिल्कुल सही बात है इसमें। ये कौन सा है आपका? आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्ण सार्थकता का नियम। चौथा कौन सा है आपका? सादृश्यता का नियम। कौन सा है? सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एफिनिटी। इसमें कहा गया है अगर अधिगम की 2 परिस्थितियां एक जैसी होगी तो दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा जहां समानता का नियम कार्य करेगा। तो इसमें सादृश्यता का नियम कब में कहा गया है, जिसको यहाँ पर समानता का नियम भी काम कर रहा है, कि अगर 2 अधिगम एक समान है तो उसको उस स्थिति तक, उस अधिगम तक सीखना नहीं पड़ेगा जहाँ तक वह पिछला वाला मैच कर रहा होगा। जैसे अगर किसी बच्चे को हमने सिखा दिया है ABC, यहाँ तक वो पहले से सीख चुका है, फिर जब हम आगे उसको सिखाते हैं कि DE,
तो उसको जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो उसको ए बी सी उसको दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, ये पहले ही सीख चुका है, उसको बस आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, डी और ई में उसको सीखना पड़ेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि अधिगम की दो परिस्थितियां अगर एक समान हो तो उसको दोबारा वहां तक नहीं सीखना पड़ेगा जहां तक वो मैच करता है, जहां तक वो पहला वाला अधिगम मैच करेगा वहां तक उसको नहीं सीखना पड़ेगा। तो ये क्या है, सादृश्यता का नियम कहा जाता है इसको। अगला है आपका 5वें नंबर का साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव ट्रांसफर। इसमें क्या कहा गया है, थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत स्थानांतरण के चरम को दर्शाता है। किसके, स्थानांतरण के चरम को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि स्थानांतरण समानता पर निर्भर है। तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत क्या कहलाता है, यह सिद्धांत स्थानांतरण के चरण को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि स्थानांतरण समानता पर निर्भर है। ठीक है, इस पर स्थानांतरण किस पर निर्भर है, समानता पर। अर्थात कैसा स्थानांतरण का, अर्थात अगर दो परिस्थितियों में समानता 100% है तो स्थानांतरण भी 100% होगा। अगर एक व्यक्ति ABCD पूरी सीख चुका है, उससे अगर हम दोबारा लिखने के लिए या सीखने के लिए कहेंगे तो वो ऑब्वियसली बिना ज़्यादा काम लगाए, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए वो सिंपल से लिख देगा, क्योंकि वह पहले ही उसको याद कर चुका है। तो यही इसमें कहा गया है कि अगर एक समान स्थानांतरण होना है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। ये आपके थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के नाम हैं, इनके कई नाम दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, अधिगम के सिद्धांतों के नाम, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी, S/R। SR थ्योरी किसकी है, आपकी थॉर्नडाइक की है। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, SR बॉन्ड भी लग जाता है, तो ये भी आपका थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। SR और SR बॉन्ड दोनों थॉर्नडाइक के हैं। फिर है बंधवाद संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग। आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी के शब्दों में, लेकिन अंग्रेजी के शब्द वैसे की वैसे रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग, SR थ्योरी, SR बॉन्ड थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग। फिर है संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्टिनिज्म, ये क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत। और आपका है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ये भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आपके कौन से थॉर्नडाइक के प्रमुख सिद्धांत है। सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत किसका है, या संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इनके आपको जो नाम है वो याद रखना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के नाम कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं थॉर्नडाइक का चौथा है आपका थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत। ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है कि अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत क्या है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण बस यहीं तक होगा जहां तक तत्व समान है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर स्थानांतरण कहाँ तक होगा, अगर वह ABC पहले हम सिखा चुके हैं और दोबारा जब हम ABCD उसको सिखाएंगे तो स्थानांतरण केवल A और B और C तक ही होगा, क्योंकि यही जो तत्व हैं उसके समान है। जैसे ही D आ जाएगा तो यहाँ पर फिर उसका स्थानांतरण नहीं होगा जो अधिगम पहले से सीखा है। तो सिंपल सी चीज़ में यही कहा गया है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत में कि अधिगम पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण बस वहीं तक होगा जहाँ तक तत्व समान होंगे। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार बुक्स पूछ ली जाती हैं। तो बुक्स थॉर्नडाइक की कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, आप अंग्रेजी में ही याद करें इनको। एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशनल फर्स्ट बुक, तो ये 3 बुक्स हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है थॉर्नडाइक के प्रयोग के बक्से को पहेली बक्सा या पजल बॉक्स कहते हैं। ये पहले ही मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, पहेली बक्सा या पजल बॉक्स। आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, एक क्वेश्चन में आया था ये कि थॉर्नडाइक के बक्से को पहेली बक्सा या फिर अंग्रेजी में पजल बॉक्स। एनिमल इंटेलिजेंस, कई बार ये अंग्रेजी में न लगकर हिंदी में ऐसे लिख देते हैं जैसे हम हिंदी लिखते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस ऐसे करके हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन शब्द अंग्रेजी के ही रहते हैं। तो आप यही याद रखें, एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन फर्स्ट बुक, ये 3 इनकी किताबें थॉर्नडाइक ने लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। और जिसने पुराने टॉपिक ना देखे हों वो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें, और प्रैक्टिस सेट भी आप ज़रूर करें क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।